नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर 11, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर का नाम देख के कुछ आइडिया लग रहा है कि चैप्टर में क्या होगा? कति प्योर शुद्ध हो, विशुद्ध हो गया? ना कहने में इतनी उतावलापन क्यों? कोई बता सकता है कि इसमें क्या मतलब कुछ नाम से कुछ भी आइडिया लग रहा हो? थर्मल प्रॉपर्टीज मींस अगर हीट, टेम्परेचर ये सब इसमें बढ़ेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। हीट ट्रांसफर के कितने मोड होंगे? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, है ना। और इसके अलावा अगर आप किसी को हीट करते हैं तो एक्सपैंड होता है आपका मटेरियल। तो ये सब चीजें हीट से संबंधित चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर वाटर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट दी तो आपका कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड हम चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आप टर्म लिखे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ शाबाश। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली कोई चीज कितनी हॉट या कोल्ड है उसको मेजर करने का एक पैमाना है आपका, है ना। तो आप लिखो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टाइम पे आने की कोशिश किया करें। कहाँ आया? टेम्परेचर के बाद समझेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर फॉर एग्जांपल लेट से ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, दोनों आपस में कांटेक्ट में है और टेम्परेचर ऑफ ए इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ बी। दो बॉडीज हैं, कांटेक्ट में हैं। अगर एक का टेम्परेचर ज्यादा है तो आप बताएं किस बॉडी से किस बॉडी में हीट फ्लो करेगी? आपकी हीट जो फ्लो होगी वो ए से बी जाएगी। हीट तब तक फ्लो करेगी जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो जब दो बॉडीज जो कि कांटेक्ट में हैं ए और बी और उनका टेम्परेचर बराबर हो जाए, इस कंडीशन को आप बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल आप लिख लें, थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, thermal equilibrium is a situation in which temperature of bodies in contact, temperature of bodies in contact, in which temperature of two bodies in contact is same and no heat transfer is taking place, and no heat transfer is taking place. आसान था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दो बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाए और कोई हीट ट्रांसफर ना हो रही हो तो इस सिचुएशन को आप बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आता है ना, 11th में आता है क्या? हो चुका? हो चुका। उसमें आया होगा थर्मल इक्विलिब्रियम कहीं तो वर्ड, आपका नहीं।
हाँ जी, डन, आगे बढ़े। अभी जल्दी लिख। नेक्स्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, और आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, अगर ऐसा है तो वी कैन से बोथ बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा हो कि एक बॉडी ये जो बी है इसका टेम्परेचर टी बी एक तीसरी बॉडी सी के भी बराबर हो, तो यहां पे आप बोलेंगे बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ विद सी। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हैं कि ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। आपका टी ए विल बी इक्वल टू टी सी, यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे इफ टी ए इक्वल टू टी बी एंड टी बी इक्वल टू टी सी, देन टी ए विल बी इक्वल टू टी सी। आपकी दो बॉडीज ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये हैं, तो ए और सी भी आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कोई रॉकेट लो नहीं है, सीधा सीधा है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर स्केल्स। आप बताएं टेम्परेचर को नापने के कौन से स्केल आपने सुन रखे हैं? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। तो ठीक है, यहां पे हम देखेंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस आएगा और कैसे आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो उसको आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसके लिए आपके तीन स्केल आप लिख लो। डिग्री स्पेलिंग क्या होती है सेल्सियस की? ठीक लिखेगा? बताएं। हाँ जी, पक्का? हाथ तंग है आपका भी मेरी तरह? मेरा तो इतना तंग नहीं है यार, तुमने गलत करवा दिया शायद, लग रहा है मुझे। सी जमीन रहा, ऐसे ही आएगा, जो जमे ना वो गलत होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। स्पेलिंग्स आप अपने लेवल पे चेक कर लेना। हाँ जी, चेक कर लेना, आप ठीक कर लेना उसको, ठीक। तीनों स्केल में ही आप क्या करते हैं? मरकरी यूज करते हैं। आपका एक ट्यूब में मरकरी फिल होता है, उसको हीट करते हैं तो मरकरी एक्सपैंड होता है और साथ में आपकी रीडिंग लगी होती है। तो उन रीडिंग्स के अनुसार आपने कैलिब्रेट कर लिया है कि अगर इतना टेम्परेचर आपका है तो ये उसका नंबर रहेगा। तो लेट्स से आप ये बताएं डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 0 पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस आपने यहां मार्क कर लिया। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी आपका उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसी स्केल में अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो आप बताएं कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे? नहीं, पहले आप बताएं फ्रीजिंग वाला। थर्टी टू डिग्री फ़ारेनहाइट, हम फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, केल्विन पे भी आएंगे, ठीक है। और उबलता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका 273 केल्विन और 373 केल्विन।
आप तो वो बस ये माने कि आपके पास एक ग्लास ऐसे ट्यूब सी है, उसके अंदर मरकरी फिल कर रखा है, और उस ट्यूब में अगर सेल्सियस लिखे हैं तो आपने 0 से स्टार्ट किया और 100 तक लेके गए हैं। उसी लेंथ को आपने यहाँ पे 32 से शुरू करके 212 तक लिखा है, और यहाँ पे 273 से 373 तक आपने उसको लिखा है। ठीक है, लेट्स से यहां पर आपका टेम्परेचर अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर कुछ डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इस स्केल में चेक करूं तो आप एक बात बताएं, अगर ये लेवल सेम है तो क्या इस लेंथ का और इस लेंथ का जो रेशियो आएगा, और इस लेंथ का और इस लेंथ का जो रेशियो आएगा, क्या वो बराबर आना चाहिए? अगर आपने फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर सेम है, हीट आपकी सेम है, उसमें आपने दो बनाए हैं स्केल, फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का, तो इस हाइट का और इस हाइट का रेशियो और इस हाइट का और इस हाइट का रेशियो सेम आएगा क्या? सेम आना चाहिए। इसको आप मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये आपका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन ये पूरा कितना हो गया, 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, ये बराबर होगा इस रेशियो के, ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, और ये आपका अगर ऐसी स्केल में यहां भी है तो आप बोल सकते हैं जितना केल्विन है आपका के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273, ये तीनों आपके बराबर रहेंगे रेशो। ठीक है, तो यहां पे मैं एक रैंडम सा नंबर ले रहा हूं, लेट्स से डिग्री सेल्सियस में आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस है, तो कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसमें क्या करेंगे आप, यहां पर 32 पुट कर देंगे इस नंबर की जगह, और इक्वेट करके एफ निकाल लेंगे। जो आपका एफ आएगा उतनी वैल्यू आपकी फ़ारेनहाइट स्केल में होगी। सब लोग करेंगे क्या, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। सिंपल सा फॉर्मूला, आप इसको याद रखेंगे। अभी देखते हैं क्या आंसर आता है। नहीं, आप क्वेश्चन 30 डिग्री सेल्सियस है तो आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा? कितना 22 आया है? क्रॉस चेक करें भाई, 86 तो शायद नहीं आना चाहिए, आ भी सकता है, क्रॉस चेक कर लेंगे। 86 आ रहा है, 86 आ रहा है भाई। एक और करें, इफ टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, हाँ 40, तब आपका फ़ारेनहाइट में कितना होगा? हाँ जी 104। स्केल की कोई भी कन्वर्जन आएगी तो आप कर लेंगे, आसान से फॉर्मूला है इसका। जब 40 आपने डिग्री सेल्सियस है तो आंसर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट को हीट करने पे वो एक्सपैंड होता है, तो इसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के नाम से। अगर आपने रेलवे ट्रैक्स को बहुत ध्यान से देखा हो, मान लो ये आपका रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर रेल दौड़ेगी, तो दो वो जो आपका पीस होता है ट्रैक का, वो सिंगल पीस नहीं होता। जैसे यहां पे दो पीसेस के बीच में एक आपको एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस के बाद गैप मिलेगा छोटा सा, देखा है किसी ने? देखा है। तो ये आपका स्पेस क्यों छोड़ते हैं, एक ही क्यों नहीं बनाते?
हाँ, जब आपका गर्मी आएंगी तो हीट मिलेगी उसको, हीट से वो आपकी जो लोहे की वो है ट्रैक है एक्सपैंड करेगा। अगर वो स्पेस ना होता तो वो एक्सपैंड होगी, वो ऐसे बाहर निकल जाता, मुड़ जाती, वो बेंड हो जाती है आपकी। तो इसलिए यहाँ पे ये स्पेसिंग छोड़ते हैं। ठीक है, अब थर्मल एक्सपेंशन को आप क्वांटिफाई कैसे करेंगे, मतलब कि एक आपको ये है, लेट्स से कि ये रोड है जिसकी लेंथ L है और इसका आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा टी से, जो भी टेम्परेचर था उसको डेल्टा टी से बढ़ा दिया, तो यहां पे इसकी लेंथ लेट्स से L हो गई है। इस L नॉट में और डेल्टा टी में क्या रिलेशन रहेगा वो देख लेते हैं। L विल बी इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये L क्या है, फाइनल लेंथ या आप लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन। लेंथ एक्सपेंशन, L नोट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से बताएं कि आपके पास अगर एक लोहे की 1 मीटर की रोड है और मैंने उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, तो क्या 1 मीटर की रोड 2 मीटर की हो जाएगी? कितना फर्क पड़ेगा अंदाजा आपके हिसाब से? बहुत माइन्यूट फर्क पड़ेगा, बहुत माइन्यूट। तो ये जो अल्फा होता है ना, अल्फा, अल्फा की वैल्यू प्रैक्टिकली बहुत कम होती है। तो यहां पे देखो एल नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी बनेगा, तो अल्फा की वैल्यू अगर बड़ी होती तो आपका एक्सपेंशन ज्यादा होता। अल्फा डिपेंड करेगा कि मटेरियल क्या है। ऐसा हो सकता है कि अगर एक क्या नाम है आपकी लोहे की रोड है, कॉपर की रोड है, टेम्परेचर सेम बढ़ाया है बट हो सकता है कॉपर ज्यादा बढ़ जाए। तो अल्फा डिपेंड्स, लिख दें हमेशा, ये जो अल्फा है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। अल्फा डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। जिसका भी पिछला चैप्टर वीक रह गया है, किसी भी या कुछ भी कमी है, ये चैप्टर आसान है, बहुत आसान है, साथ के साथ करना है और वीकनेस नहीं आने देनी है। ठीक है, सबको ही कह रहा हूँ, मतलब आपको भी कह रहा हूँ साथ में। हाँ जी, कहाँ से आया ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ती है और लेंथ किस फॉर्मूले से बढ़ती है, वो फॉर्मूला ये आपका एज इट इज याद करना है आपको। ठीक है, हाँ जी बताएं आदित्य, बताएं। हाँ बताओ क्या पूछना है। अल्फा डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है भाई यार, लीनियर ऐसे लीनियरली एक्सपेंड हुआ है, उसका एक कांस्टेंट है, बस सिंपल सी बात, उसका नाम रखा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी एक्सप्रेशन को आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो L इज इक्वल्स टू एल नॉट, अगर इसको ओपन अप कर दूं ब्रैकेट को, तो एल नॉट प्लस में अल्फा डेल्टा टी, अगर इसको इस साइड ले आऊं तो L माइनस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये आपका क्या आ गया, चेंज इन लेंथ, इसको डेल्टा एल बोल दिया और वो एल नॉट नीचे ले आया, तो डेल्टा एल बाय एल नॉट इज
ऑल्सो इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ये आपका फ्रैक्शन इन चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन लेंथ, कि किस फ्रैक्शन से आपकी लेंथ चेंज हो गई है, डेल्टा एल बाय एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल नॉट को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज चेंज इन लेंथ आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। दोनों साइड आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया, ये बन गया परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज इन लेंथ, कि लेंथ में कितना परसेंट चेंज हुआ है, वो आपका आ गया डेल्टा एल बाय एल नॉट इंटू 100। डेल्टा एल बाय एल नॉट इज फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन लेंथ, कि किस फ्रैक्शन से आपकी लेंथ चेंज हुई है, आपका परसेंटेज चेंज इन लेंथ आ गया। डन, ठीक। अगर आपके पास एक रोड की बजाय एक स्क्वायर होता, एल नॉट इसकी लेंथ है, आप सब टॉपिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एरियल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में ही हम पढ़ रहे हैं, पहले आपका लीनियर एक्सपेंशन था, अब आपका एरियल एक्सपेंशन है। थोड़ा सा बीच का कर लो रास्ता, है ना, ऐसा कर लो कि ये आगे वाला शायद बंद कर दो, हमें आगे शायद रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एल और एल नॉट लेंथ है, आपने टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया, तो लेट से इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो एल और एल हो गई है, बढ़ गई है टेम्परेचर बढ़ने के बाद, ठीक है। इस केस में हम लिखते हैं, लेट से इसका एरिया स्टार्टिंग में ए नॉट है और इसका एरिया ए हो गया बढ़ने के बाद। फॉर्मूला जो बनता है इस केस में बनता है ए इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। जैसे वहां था एल इक्वल टू एल नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहां पे बीटा आ गया है। बीटा है यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। लायक तेरे से आते ही पूछा जाएगा कल, ठीक है ना, तेरे ऊपर खास नजर है इस चैप्टर में। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर इसी को मैं लीनियर एक्सपेंशन के टर्म में बनाऊं, देखना एक बार आप, ये लेंथ एल नॉट थी, तो ये अगर इसको ऐसे देखे तो ये लीनियरली एक्सपेंड ऐसे हुआ है, तो वी कैन राइट एल इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये आपका एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ये डेल्टा टी आप बड़ा कैपिटल टी लिख लें, का स्क्वायर। क्या एल स्क्वायर आपका किसके बराबर है, एरिया ए के बराबर है, एंड एल नॉट स्क्वायर इज ए नॉट। अब जो ये टर्म बच गया है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, यहां पे बताएं क्या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्या होती है बताएं एक बार। हाँ ये बात भी ठीक है, क्या आप क्या कह रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट। जब भी ऐसा हो 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं, ये n नीचे आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, कब,
व्हेन x इज मच मच लेसर देन 1। तो यहाँ पे जो ये टर्म है अल्फा डेल्टा टी, अल्फा छोटा होने के कारण ये टर्म बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू 1, देयरफॉर दिस 2 कैन बी ब्रॉट हियर। a इज इक्वल्स टू a नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन को और यहां को इसको ध्यान से देखोगे तो बीटा की जगह वहां पे क्या आया है 2 अल्फा। तो हम बोल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू डबल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और यहां भी वो सब आपका ऐसे अगर फर्दर आप लिखना चाहें तो इसको एक्सपैंड करके इस साइड लेके आएंगे तो डेल्टा ए बाई ए नॉट बिकम्स बीटा डेल्टा टी वैसा बन ही जाएगा। अगर परसेंटेज में निकालना चाहें तो डेल्टा ए बाई ए नॉट इंटू 100 इज बीटा डेल्टा टी इंटू 100। क्या करें? हाँ हाँ, आपका अगर सॉलिड है तो आपकी लेंथ जो बढ़ रही है वो इस फॉर्मूले से बढ़ेगी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एरिया इससे बढ़ेगा, अभी वॉल्यूम का देखेंगे। क्या करें? सब में ये होगा, आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर की देखो आप, जब भी आपको नहीं गिवन है तो केल्विन लेंगे। जब भी टेम्परेचर को मेंशन नहीं किया गया है तो आप केल्विन में लिखेंगे, वो आपकी एसआई यूनिट है। डन। आदित्य हो गया? नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आप दोनों में से एक यहां आ जाए, आ जाओ प्लीज जल्दी आ जाओ। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये आपका क्यूब है, लेट्स से इसकी लेंथ एल नॉट है, क्यूब है आपका और लेंथ एल नॉट है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी से, इसकी जो लेंथ हो गई वो एल हो गई। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे तो v बिकम्स v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ, बताएं? हाँ जी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हाँ जी, थोड़ा इस साइड तो हो जाओ, आप इस साइड हो जाओ। डेल्टा वी, इसको आप वैसे ही आप चेंज करेंगे तो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। अगर परसेंटेज में करेंगे तो डेल्टा वी बाय वी नॉट इंटू 100 इक्वल टू गामा डेल्टा टी इंटू 100। इसको अब अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन जो लास्ट टाइम निकाला था वैसे यहां भी निकाल के देखें। पहले आप लेंथ का फॉर्मूला लिखें, फिर क्यूबिंग बोथ साइड करें और फिर देखें गामा और अल्फा में क्या रिलेशन आएगा, जो भी हमने किया था। हाँ, 3 टाइम्स आएगा आपको, परफेक्ट। एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, एल क्यूब एल नॉट क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब
बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने से ये वी नॉट और 1 प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा गामा, नहीं अल्फा ही आएगा, ये 3 अल्फा डेल्टा टी आ गया। इसको आप यहां से कंपेयर करेंगे तो गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, 3 टाइम्स रहेगा आपका वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके, लीनियर के मुकाबले। निकाला था बीटा का भी ना, इसके साथ नहीं निकाल सकते। डन, सवाल लिखेंगे इसके बाद। लिखें what is the percentage change, what is the percentage change in length, what is the percentage change in length of 1 meter road if its temperature is increased by 100 degree Celsius and alpha is given as 2 into 10 की पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको, टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है और स्टार्टिंग की लेंथ है वो 1 मीटर है। निकालें टेम्परेचर बढ़ने के बाद कितनी लेंथ हो जाएगी, मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा लेंथ में। अच्छा अभी कोई बात नहीं बेटे, अभी सबको चाहिए किसी किसी को, और पहन के आया कपड़े। नहीं जी गलत है। ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम सब लोग। ले ना, निकालना क्या है पहले विनू, क्या निकालना है बेटा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल नॉट इंटू 100 करना है, तो अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 करोगे, अल्फा कितना है ये रहा, डेल्टा टी करेंगे कितना है 100 और इंटू 100 करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी, तो यहाँ पे 10 की पावर -1 बचा, तो 0.2 आया आंसर। क्या ठीक है, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, टेम्परेचर चेंज पूछा गया है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, तो क्या केल्विन का इंक्रीज और डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज बराबर रहेगा। आप देखो उसमें 0 से 100 बढ़ता है, तो वहां 273 से 373 बढ़ता है, तो डेल्टा टी तो सेम ही रहेगा ना, 100 ही रहेगा। उसने बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है 100 डिग्री सेल्सियस से, तो वो 100 डिग्री केल्विन भी रहेगा। नहीं समझ में आया, बात समझ में आई। अरे भाई साहब जो आपका स्केल है, यहां 0 है तो वहां 273 है, यहां 100 है तो वहां 373 है। हाँ हाँ, आप कहीं भी लेंगे दोनों स्केल में डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में आपका डिफरेंस बराबर रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर नहीं रहेगी। ठीक है, एक और करेंगे, देखिए आप बताना है, आपका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन लेंथ का डेल्टा एल बाय एल नॉट इंटू 100, और ये होता है अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। वैल्यूज पुट करनी है मेरे लाला, अल्फा कितना है 2 इंटू 10 की पावर -5, डेल्टा टी कितना है
100 और एक 100 और एक्स्ट्रा है, ये 4 जीरो यहां से होगी, ये 5 थी तो 2 इंटू 10 की पावर -1 आएगा, ये कितना हो जाएगा 0.2, 0.2% इंक्रीज हुआ है लेंथ में। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल किया करो। अगला लिखें। हैं जी भाई साहब, वो तो बोल दूंगा यार। अ कंक्रीट स्लैब, a concrete slab has a length of 10 meter on a winter night. A concrete slab has a length of 10 meter on a winter night when the temperature is 0 degree Celsius. A concrete slab has a length of 10 meter on a winter night when the temperature is 0 degree Celsius. Full stop. Find the length of the slab. Find the length of the slab on a summer day when temperature is 35 degrees Celsius. When temperature is 35 degrees Celsius. Full stop. Coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion is given as 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। विंटर में आपका स्लैब 10 मीटर का है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और गर्मी में जब 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो लेंथ कितनी होगी ये निकालना है, और आपका अल्फा गिवन है। कम करता है डेफिनेटली, बहुत कम कंडक्टिविटी उसकी रहेगी, बट ये मानते हैं कि हीट देने पे हर चीज एक्सपैंड करती है। आप फाइनल लेंथ बताएं मुझे कितनी आई। इनिशियल 10 थी, फाइनल कितनी आई बता दें। 10.0 10.1 बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। एक ये बोल रहा है, और आप क्या बोल रहे हैं, 2 जीरो आएंगी। 10.0035 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है, 2 जीरो आएंगी। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है सीधी सीधी। कैसे करना है, L इज इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इनिशियल लेंथ 10 मीटर, 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 10 की पावर -5, और डेल्टा टी कितना है 35। ये आप सोल्व कर लेंगे, आई होप ये आना चाहिए। आ रहा है क्या, आगे करके दिखाऊं इसके बाद। ठीक है, आगे। अनिकेत का मन कर रहा है सर कर दो, है ना। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, अगर अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मेरे करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब लिखे आप एप्लीकेशंस, है ना। हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है वो देखेंगे। बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ये यूज होती है फायर अलार्म में। आपके दो मटेरियल्स की रोड है, लेट से मटेरियल 1
और ये आपका मटेरियल 2, इसका, और दोनों रोड्स को आपने यहाँ पे वेल्ड कर दिया है, इस पॉइंट पे भी वेल्ड कर दिया है और इस पॉइंट पे वेल्ड कर दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ चिपका दिया है, वेल्ड कर दिया है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा 1 और इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा 2 एंड अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। अल्फा 2 अल्फा 1 से बड़ा है, इस बात का मतलब हुआ अगर सेम टेम्परेचर से दोनों को आप हीट करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेकंड वाले की, जिसका अल्फा बड़ा है, उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, फायर अलार्म में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक मेटल ऐसे सब्सटेंस लगाया है और वायर से कनेक्ट किया है, यहाँ पे एक बैटरी या सेल लगाया है। आपको सर्किट्स का इतना अंदाजा जरूर होगा कि बैटरी लगने पे और रेजिस्टेंस लगने पे आपका करंट फ्लो करता है अगर सर्किट कंप्लीट हो तो। ठीक है, अब यहां पे देखो ये वायर भी है, बैटरी भी है, बट ये कनेक्टेड नहीं है। अगर किसी कारण से आपने, आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, आग लग गई रूम में और टेम्परेचर बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, ये वाली स्ट्रिप है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगी और ये वाली कम करेगी। ऐसा क्या हो, इससे क्या होगा, इससे जो ये है थोड़ी सी कम रहेगी, उसको यहाँ टच करेगी, यहाँ टच करेगी इसके। ठीक है, और ये वाली आपकी जिसको टच कराना है वो आपने पीछे लगाई है। क्यों? अब आप देखें, टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी और इसकी कम बढ़ेगी, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होने के कारण ये आपकी लीनियरली एक्सपैंड ना होके मतलब ऐसे बेंड हो जाएगी, उसमें आपका लीनियर एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। बात समझ में आई? क्योंकि इसको बाहर वाली को ज्यादा बढ़ना था तो वो उस साइड ऐसे ऐसे जाके टच हो जाएगी, टच होते ही आपका क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा और इस सर्किट में यहाँ पे एक अलार्म लगा हुआ है, वो अलार्म बज जाएगा। दोबारा बताता हूं, देखिए आप, आपके दो मेटल्स हैं, उनकी रोड्स को आपने स्ट्रेट ज्वाइन कर रखा है, दोनों का कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो इसका मतलब हीट देने पे और सेम अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाने पे जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी लेंथ ज्यादा होगी। आपने दोनों को वेल्ड कर रखा है, ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे पास में रखे थे और जिसका एक्सपेंशन ज्यादा होना है वो ऐसे एक्सपेंड हो गया और दूसरे वाला छोटा रह गया, क्योंकि आपने वेल्ड कर रखा है दोनों एंड्स पे, तो आपका इस तरीके से तो वो एक्सपेंशन नहीं हो सकता। बट हाँ, ज्यादा लेंथ इसी की होनी है, तो कैसे पॉसिबल है, जब वो ऐसे ऐसे था ऐसे बेंड हो जाए तो बाहर वाले सर्कल की ज्यादा लेंथ होती है बजाय के अंदर वाले की, तो आपका जो एक्सपेंशन है वो बाहर वाले का ज्यादा हो गया और बेंड होते ही वो टच हो गया, टच होते ही सर्किट कंप्लीट हो गया, अलार्म बज गया आपका। क्लियर है? बस आप ये डायग्राम बना लें और ये एप्लीकेशन है। अगर टेम्परेचर आप उस रोड का उतना ही कर देंगे पहले जितना, तो वापस सीधी हो जाएंगी। तो फिर वही तो कॉन्सेप्ट है यार, और क्या है, आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, आपके स्कूल का मुझे नहीं पता। ठीक है, नोट कर लें फटाफट। हाँ जी, इसके बाद आपका है सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है, अब खींच के पढ़ना है, बस नहीं करेंगे, है ना, ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज आपका है पेंडुलम क्लॉक। हाँ जी विनीत जी बताएं। पेंडुलम क्लॉक आपकी रहती है, आपने देखा होगा ऐसे मेटल की पेंडुलम क्लॉक होती है और वो साइड में टकरा के बजती भी रहती है टाइम इंटरवल के साथ, है ना। अगर ये पेंडुलम क्लॉक मेटल की बनी हुई है तो क्या वेदर चेंज होने पे, टेम्परेचर बढ़ने और घटने पे इसकी लेंथ बढ़ेगी घटेगी, है ना, ऑब्वियसली घटेगी बढ़ेगी।
जो टाइम पीरियड होता है आपका, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, फॉर्मूला पता है आपको, चैप्टर 1 में 2 में भी आया था। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। 2 पाई कांस्टेंट है, G इज कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अगर ये लेंथ पे डिपेंड करती है तो विंटर में लेंथ क्या हो जाएगी, हाँ जी, डिक्रीज करेगी, और टाइम पीरियड भी आपका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आपकी पेंडुलम अलग तरीके से काम करेगी, वो स्लो चलेगी एक तरीके से। और समर में आपकी लेंथ बढ़ जाएगी और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम भी बढ़ जाएगा। ठीक, ये दो सिंपल सिंपल एप्लीकेशंस आपको याद रखने हैं। हाँ जी, चलिए चले आगे। अगला टॉपिक बहुत ही सुंदर है, आपको बहुत पसंद आएगा, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। अभी आएगा, बताया ही नहीं है। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। लेट से ये आपकी एक मेटल प्लेट है, और मेटल प्लेट में आपने इतना पार्ट कट कर रखा है। कहने का मतलब ये प्लेट, ये आपका मटेरियल है। ये वाली जो लेंथ है ये ए है, ये वाली लेंथ बी है, और ये वाली लेंथ सी है। आपको ये बताना है अगर इस मेटल प्लेट का टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो इनमें से कौन सा डायमेंशन बढ़ेगा, ए बी सी में से कौन सा बढ़ेगा और कौन सा घटेगा। हाँ जी, होलो है यार। आप कह रहे हैं बी कम होगा और ए बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। अब देखें, परीक्षित का एक मैंने बढ़िया सा फोटो बनवाया है ना, इतने साइज का। सुनेंगे ध्यान से, अब सुनो पहले ध्यान से। परीक्षित का एक बढ़िया सा फोटो बनवाया, एकदम सुंदर कचाकच, अच्छे पैसे लगा के अच्छे फ्रेम में। अब उस फोटो से हमें बड़ा फोटो बनाना है। बड़ा फोटो बनाना है तो आंखें बड़ी हो जाएंगी, तो आंखें बड़ी हो जाएंगी तो क्या आंखों के बीच का डिस्टेंस घट जाएगा क्या। अगर आंखें बड़ी हो गई तो क्या आंखों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस घट जाएगा क्या। आंखें भी बड़ी होंगी और डिस्टेंस भी बड़ा होगा। तो अगर जब भी आपका कोई मटेरियल एक ही उससे बना है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका हर कंपोनेंट बढ़ता है। कहने का मतलब ये आपका ये भी बढ़ेगा, ए भी बढ़ेगा, सी भी बढ़ेगा, तीनों बढ़ेंगे, ए बी सी। जैसे आपका एक फोटोग्राफ बड़ा करने पे आपका स्पेस बढ़ेगा। नहीं, बी वाला होल नहीं है, ये होल है, बी वाला होल है। ऐसा रहेगा, मैं बताऊंगा हुआ क्या। जब ये पूरा बढ़ेगा है ना, और वहां से भी बढ़ेगा। नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि पहले मान लो कि ये भी बढ़ा एक तरीके से ऐसे, और वो अंदर भी आया, बट जब ये ऐसे बढ़ता है और अंदर वाला कम आता है पर ये बढ़ जाता है। तो जैसे एक फोटोग्राफ बड़ी करते हैं आप, ऐसे ही आपका ये सब्सटेंस भी बड़ा होगा। आर यू गेटिंग इट, क्लियर है। ठीक है, इसमें और करें। ये आपकी एक रिंग है,
इस रिंग का टेम्परेचर बढ़ाया आपने, तो बताएं ये जो बीच का स्पेस है ये बढ़ेगा या घटेगा? सेम रहेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। वही मटेरियल है, इसका फोटो फोटो बड़ा करोगे तो स्पेस बढ़ेगा ना। अगर इसी का मुझे बड़ा करना है, मैग्नीफाई करना है, तो स्पेस बढ़ जाएगा ना बीच वाला। जो आप चाह रहे हैं कि लेंथ बड़ी होगी, अगर इसके पास अगर स्पेस ही ज्यादा रहेगा तो इसकी लेंथ भी बढ़ गई है और स्पेस भी बढ़ गया है ना। तो आपका लीनियर एक्सपेंशन इस बड़े वाले केस में ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हो गया है। तो जब भी एक सिंगल मटेरियल से कोई चीज बनी होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोटो की तरह बढ़ेगी। ठीक है, इसको बोला गया है फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। लिखवाने की जरूरत नहीं है कुछ इसमें, ऑटोमेटिक आपका क्लियर है। इतना ही करते हैं, थैंक यू।